हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है। पर इस समय सिंपल प्रेजेंट में हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले वीडियो में जो पार्ट 1 का वीडियो था वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यू कैन से लाइक दैट कि एक्टिव वॉइस था। तो हम कह सकते हैं कि पार्ट 2 में पैसिव है, उसमें एक्टिव वॉइस है। तो हमारा पहला प्रश्न होता है कि क्या है एक्टिव वॉइस, क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। अगर इसको आप अंडरस्टूड कर लेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एक्टिव वॉइस में हमारा जो है सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। माइंड दैट सब्जेक्ट सबसे पहले आप जो काम करने वाला है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में हमारा कंसर्न जो होता है ऑब्जेक्ट से होता है। जैसे ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देंगे, वर्ब 3 हम स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव में मेन डिफरेंस है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रधान है स्टेटमेंट है, जबकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को मेन कंसर्न रखते हैं। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर जो है उसका है ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और उसके बाद प्लस बी होगा और प्लस वर्ब थर्ड होगा। वर्ब थर्ड यानी कि गो, वेंट, गॉन जैसे होता था तो गॉन वगैरह होगा, राइट का रिटेन होगा जैसे ये होगा। और उसके बाद बाई लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा वो लिखेंगे। मतलब जस्ट उल्टा है, पहले ऑब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर जैसे ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में ईज आ रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ईज होगा, अगर प्लूरल होगा तो आर होगा, और आई होगा तो एम होगा और वर्ब थर्ड लगेगा। देखिए हमने पैसिव वॉइस का डिफिनेशन लिखा है। पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस इज यूज, देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ पर जो बना हुआ है ये पैसिव वॉइस के ही रूल को फॉलो करके बनाया गया है। देखिए ये हमारा समझिए कि ऑब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। एक ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है नहीं है, सिंगुलर में है तो इज लगाया है। और यूज्ड वर्ब 3 है, ये वर्ब 3 है, हम बोल सकते हैं कि वर्ब 3 है। व्हेन वी और उसके बाद लिखा है व्हेन वी फोकस, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और वो भी एक्टिव वॉइस है। वी मतलब हम लोग काम करने वाले है, वी फोकस, एस जो है फोकस का एस है, ये प्लूरल एस जो है नहीं लगाया गया है। फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस का डिफिनेशन बता दिए। तो पैसिव वॉइस में हमारा जो होता है जैसे राम एक है एक्टिव वॉइस का एक जो है एक स्टेटमेंट, पहले से मैंने कुछ लिख रखा है उसी पर हम डिस्कशन करते हैं। राम पत्र लिखता है, तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, जैसे पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था। राम राइट्स, एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राइट्स लेटर, जब भी हमने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जब मान लो मैं बोल रहा हूँ तो ये फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और जिसके बारे में बोलते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन में भी सभी के दो कैटेगरी है, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये सिंगुलर है, राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। तो राम राइट्स, तो जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है एस या ई एस लगाते हैं, जब पिछले वीडियो में हम बताए थे। तो राम राइट्स लेटर, ये एकदम सिंपल एक्टिव वॉइस हो गया। अब मान लो हमें कोई ऐसा चीज़ होता है जो कि मुझे राम के बारे में कुछ बोलना नहीं है, पत्र लिखता है। अब कौन लिखता है ये सब हमें ज़्यादा नहीं लेना है। तो हम पत्र को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखो हमें इस स्टेटमेंट में दोनों का मीनिंग एक ही है, पर दोनों का एसेंट बदल चुका है, कहने का मतलब बदल चुका है। पत्र को लिखता है, कौन लिखता है, राम लिखता है, पर पत्र हम पहले बोल रहे हैं। मान लो कि किसी ने कंप्लेन लेटर लिखते रहता है हमेशा, तो पत्र लिखता है। अब कौन लिखता है ये सब पता है, कंप्लेन लेटर यहाँ आता रहता है, तो हम पत्र वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, तो पत्र को लिखा जाता है। तो यहाँ देखो राम राइट्स लेटर, पर हमने इसको इधर ऑब्जेक्ट था तो इसको इधर ले लिए, ये ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट था। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, और इधर ये सब्जेक्ट है ये,
और ये वर्ब है और वर्ब का 3 है। तो लेटर इज आ जाएगा एक हेल्पिंग वर्ब जिस इसमें बताया था हमने, इज, और रिटेन होगा बाई राम। एक बाई वर्ड लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले कि किसने किया, तो राम ने किया था। तो लेटर एक प्लूरल वर्ड है तो इसलिए इज लगेगा। अगर लेटर्स होता है एस लगता है तो आर हो जाता है। लेटर इज, अब राइट रोट रिटेन होता है, वर्ब थर्ड लिख दिया हमने, और बाई राम लिख दिए। अगर कोई आदमी अगर ऐसे लिखता है लेटर इज रिटेन, ये भी सही है, इसमें सब्जेक्ट को का इम्पोर्टेंस ही हटा दिया गया। लेटर कौन लिखता है ये सबसे पता नहीं करना है हमें, बस लेटर इज रिटेन पत्र लिखा गया है, तो इसको हम कह सकते हैं लेटर इज रिटेन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे सड़क जो है तारकोल से बनता है, अब सड़क कौन बनाता है ये सब हम हमारे इस लाइन में नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट रोड बनाता है, तो गवर्नमेंट मेक्स रोड हम लोग लिख सकते थे। तो सड़क, इसमें हम सड़क जो है ऑब्जेक्ट है हमारा, तो रोड इज मेड, और हमने एक तारकोल वर्ड यहाँ लगा दिया है ऑफ तारकोल। अगर मान लो रोड इज मेड बाय प्लास्टिक, अगर आज के डेट में बनता है तो रोड इज मेड ऑफ प्लास्टिक, या ऐसे इसको भी छुपा लेते हैं, रोड इज मेड मतलब रोड बनता है। अब कौन बनाता है ये नहीं है, यहाँ पर रोड बनता है बस। तो इस तरह से ये भी एक तरह से पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल था। अब जैसे हमने बोला था कि एक तरह से एक और चीज है। अब नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं, इसमें क्या लिखा है, वर्ड विच आर यूज्ड एज नेम ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस एंड आर कॉल्ड नाउन। अब बहुत सारे डिफिनेशन आपने देखा होगा किसी चीज में, तो इस तरह से डिफिनेशन लिखा रहता है, जिसको रटने से अच्छा है कि थोड़ा सा समझ लेंगे तो और अच्छा से आप डिफिनेशन किसी भी चीज का, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश में जो नाउन वगैरह प्रोनाउन एडजेक्टिव के होते हैं उसको हम अच्छे से रट सकते हैं। जैसे वर्ड्स, जो वर्ड्स आर यूज्ड, ये हमारा लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में। देखो वर्ब थर्ड लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आर है क्योंकि वर्ड्स है, तो शब्दों को यूज किया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। जो शब्दों को यूज, विच मतलब जो शब्दों को यूज किया जाता है एज ए नेम, नेम्स के नाम से नेम है, जैसे पीपल, एनिमल्स, प्लेस, आर। फिर यहाँ पर देखो ये पैसिव वॉइस यूज हुआ है। देखो ये सारा हम समझ सकते हैं, अगर हम डिक्लेयर कर दें ये यहाँ से पूरा ये सेंटेंस जो है, जो वाक्य है, इसको हम ऑब्जेक्ट मान लें तो आर कॉल्ड नाउन कह सकते हैं। देखो ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब 3 और नाउन। यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में डिक्लेयर कर लें तो आर यूज्ड वर्ब 3 है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये सब से आप इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं अच्छे तरह से। जैसे मुझे बताया, तो आई एम टोल्ड बहुत ज़्यादा कॉमन रूप से यूज होता है, सो दैट हमने इस एग्जाम्पल को लिया है। जैसे कोई प्रिंसिपल किसी को बुलाया, आपके स्कूल में विजिटिंग गेस्ट को बुलाया है, और वो कुछ बोलता है किसी स्टूडेंट के बारे में या स्कूल के बारे में, तो वो कुछ जानकारी लेके आया है, तो वो बोल सकता है आई एम टोल्ड that this student is very intelligent, he got 99% in a class 8 like that। तो वो I am told होगा, वो क्या कहना चाहता है कि मुझे बताया गया है। अब कौन बताया है ये नहीं बोलेगा, वो प्रिंसिपल बताया है या किसी उसके कलीग ने बताया है, कोई स्टूडेंट ने बताया है, पर ये I am told या न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो ये सब नहीं बोल के वो I am told से अपने जो आपका जो गेस्ट है वो अपना जो है स्पीच डिलीवर कर सकता है। तो इस तरह से हमने सुना होगा कि आई एम टोल्ड, सो दैट आई जस्ट यूज दिस वन बिकॉज ऑफ दिस इज द वेरी फेमस व्हेन गिविंग द इंटरव्यू और लाइक दैट। तो अब देखो हमने, हमारा मेन मोटिव था कि मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने में हमें ये वाला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितना हेल्प होता है ये देखिए। मैंने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं सिंपल पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस या इसके और भी रूप्स जो हैं उसको मैं 1 by 1 आपके साथ
फेस मतलब इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर था कि मैथ के प्रॉब्लम कि मैथ प्रॉब्लम इन वर्ड और स्टेटमेंट, मैथ प्रॉब्लम इन वर्ड और स्टेटमेंट। जैसे ये हमने एक मैथ का प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रखा है, हाँ, तो मैथ तो इसको हम लोग हमने इसका डिफिनेशन बना दिया, मान लो एक्टिव वॉइस में विथ यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रॉब्लम स्टेटेड ये हो गया आपका एक तरह से, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। प्रॉब्लम स्टेटेड इन वर्ड आर कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ आर है और कॉल्ड है, वर्ब 3 हो गया। और तो ये जो इतना दूर है ये ऑब्जेक्ट है। तो प्रॉब्लम स्टेटेड इन वर्ड्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आर कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो प्रॉब्लम लिखा गया हुआ है वर्ड में उसको बोला जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये हम वर्ड प्रॉब्लम एक लिखे हैं क्वेश्चन के अंतर्गत, जैसे आपको मैथ में दिखा रहा है। इस शॉपकीपर अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड स्टिल earns a profit of 20% if an article is sold for the Rs 360 rupees, find the cost price। अब इसको अधिकतर बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत रखा जाए। तो शॉपकीपर मतलब एक दुकानदार, अलाउस एस लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में है। देखो एस लगा हुआ है, शॉपकीपर 3rd पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगा, अलाउ करता है 20% डिस्काउंट। इसका मतलब यही हुआ है शॉपकीपर अलाउ करता है, उसका एक गुण हो गया कैरेक्टरिस्टिक। डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स, अपने सामान पे डिस्काउंट दे रहा है। तब भी जो है वो स्टिल अर्न्स मतलब एस लगा हुआ है। देखो फिर से ये सारा मतलब यहाँ से यहाँ तक समझो कि एक तरह से सब्जेक्ट है, शॉपकीपर के लिए बोला जा रहा है। सॉरी, ये शॉपकीपर एंड लगा हुआ है तो यहाँ पर सब्जेक्ट शॉपकीपर ही हुआ। स्टिल अर्न्स एस लगा हुआ है 3rd पर्सन सिंगुलर के लिए, ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तब भी वह 20% कमा लेता है। तो ये भी उसका एक तरह से गुण हो गया, तो इसलिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिखें। इफ एन ए आर्टिकल, अब देखो इफ एन ए आर्टिकल इज सोल्ड, अगर उस आर्टिकल को बेचा जाता है। आर्टिकल देखो यहाँ पर आर्टिकल मतलब सामान हो गया, इसको ऑब्जेक्ट्स के रूप में लिया गया है। कौन बेच रहा है तो पता ही है शॉपकीपर, पर सामान यहाँ पर सबसे प्रायोरिटी दिया है कि सामान को बेचा जाता है। यहाँ शॉपकीपर बेच रहा है या उसका असिस्टेंट बेच रहा है, इससे कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड, एन आर्टिकल इज सोल्ड मतलब कौन बेच रहा है ये नहीं है। मान लो शॉपकीपर दुकान छोड़ के चला गया है, वो अपना लंच वगैरह करने गया हुआ है, तो अब उसका असिस्टेंट करेगा, बेचेगा, तो हम उस असिस्टेंट का नाम नहीं लिखेंगे। तो इसलिए इस तरह से इसमें हम सोचते हैं कि हम सब्जेक्ट को हटा दें, तो इसलिए हमने इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड लिखा है क्वेश्चन पेपर में। तो आर्टिकल को बेचा जाता है फॉर Rs 30, तो फाइंड द कॉस्ट, तो उसके कॉस्ट को बताना है, ठीक है ना। तो समान हमारा ये मोटिव था कि आर्टिकल इज सोल्ड, यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए पैसिव वॉइस का यूज किया है। अब एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस कुछ और ले रहे हैं। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। देखो हमने अपने ही वीडियो के बारे में कुछ लिखने का चाहा कि ये वीडियो जो है कौन बना रहा है, ये इसका इसमें स्टेटमेंट नहीं है किस टीचर ने बनाया या किसने यूट्यूबर डाउनलोड कर रहा है, अपलोड कर रहा है, ये सब कुछ नहीं। ये वीडियो बनाया रिलेटेड है, ये वीडियो इज रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये पैसिव वॉइस का वीडियो है। अगर ये मान लो एक्टिव वॉइस का वीडियो होता है तो एक्टिव वॉइस कर देते, या ये मैथ का वीडियो होता है तो हम दिस वीडियो इज रिलेटेड टू मैथ लिख देते हैं, ठीक है। या ये वीडियो बनाया तो दिस वीडियो इज मेड, ठीक है। और एस अगर इसमें वीडियोस होता है, एस लगा रहता है, बहुत सारे वीडियो है तो आर हो जाता है, आज रिलेटेड टू हो जाता है। गॉट माई पॉइंट्स।
तो इस तरह से यहाँ तक हम कवर करके रोटी इज मेड, ज़्यादातर हम लोग घर में कोई भी सामान मन बनता है तो हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो जैसे रोटी बन गया है तो ऑब्वियसली किसी की मम्मी बनाई होगी या वाइफ बनाई होगी, तो उसका नाम लेना अच्छा बात नहीं है। और हम चाहते केवल हैं कि रोटी बन गया, खाना खाने के लिए आ जाओ, तो रोटी इज मेड बोलेंगे, हाँ, या सर्वेंट बनाई है, ये सब उसमें ये डिक्लेरेशन नहीं है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा लगता है। अगर हमने इसमें लिख दिया कि सर्वेंट मेक्स रोटी, तो फिर अधिकतर लोग खाना भी नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है रोटी इज मेड जो है इसमें अच्छा है, इसमें ऑब्जेक्ट ये हो गया और ये सब्जेक्ट है पर वर्ब, सॉरी ये सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है पर वर्ब 3 है। गॉट माई पॉइंट। अब ज़्यादातर एस्से वगैरह लिखते समय भी आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही यूज आता है। तो हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट इजी एस्से लिखा है जिसमें हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए कुछ लिखने का कोशिश किया, जिससे आपको और क्लियरिटी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। दिस क्रिकेट के बारे में है, एस्से ऑन क्रिकेट। दिस गेम कंसिस्ट ऑफ 2 टीम, मतलब ये गेम जो है 2 टीमों का होता है। तो कंसिस्ट एस लगा दिए, क्योंकि गेम जो है हमारा 3rd पर्सन सिंगुलर है तो एस लगा दिए। इट इज प्लेड, इट इज, देखिए इट है जो कि इसके ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है। इट इज प्लेड माने क्रिकेट इज प्लेड। अब क्रिकेट तो काम नहीं कर रहा है तो इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। इट इज, इट क्रिकेट के लिए हुआ, तो इट इज प्लेड इज इसलिए लगा कि वर्ब जो है हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है और प्लेड है वर्ब 3। प्ले का प्लेड होता है। ऑन ए पिच, ऑन ए पिच, इन द फील्ड मैदान के। दैट इज वेल मेंटेन्ड, देखिए ये भी एक वर्ब 3 है, इज है, तो ये है दैट इज, दैट मतलब कि इस पिच के दूर की चीज को हम बता रहे हैं। पिच जो होता है ऑन ग्राउंड पे वो तो दैट हो गया। दैट इज वेल मेंटेन्ड फॉर द सेम पर्पस, मतलब क्रिकेट के पर्पस से ही इस ग्राउंड को पूरा क्रिकेट का पिच वगैरह को बनाया जाता है और उसके बाद उसको मेंटेन रखा जाता है। तो नॉर्मली पिच तो किसी काम में आता नहीं है, तो क्रिकेट खेलने के लिए काम आता है। जब उसमें फुटबॉल खेलते हैं तो पिच खराब हो जाता है, तो इसलिए क्रिकेट के ग्राउंड सेपरेट होते हैं। द टीम्स स्विच, देखिए यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। टीम्स प्लुरल हो गया तो स्विच होगा। टीम स्विच बिटवीन करते हैं बैटिंग और फील्डिंग एट द एंड ऑफ द इनिंग के समाप्त में टीम जो है अपने आप को स्विच करते हैं बैटिंग और फील्डिंग के लिए। तो टीम स्विच होगा, स्विचेस नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ टीम्स से एस लगा हुआ इसलिए स्विच होगा। ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि ये 3rd पर्सन प्लुरल है एक तरह से, जहाँ पर दे वगैरह यूज होता था। आपको याद होगा वो टेबल, अगर याद नहीं है तो उस वीडियो को आप देखें पार्ट 1 वाली, उसमें आपको थोड़ा सा टेबल बना कर रखा गया है। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। क्रिकेट रूल्स स्टेट, क्रिकेट के रूल्स जो होते हैं स्टेट करते हैं। देखिए यहाँ भी ये सब्जेक्ट है और स्टेट एक हो गया वर्ब, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सॉरी। दैट इफ द बॉल इज बॉल्ड, द बॉल इज बॉल्ड मतलब बॉल को फेंका जाता है। अब कौन फेंक रहा है, कौन बॉलर फेंक रहा है, ये इससे नहीं है। बॉल इज बॉल्ड एंड हिट्स, देखिए हिट्स यहाँ पर है, ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका पैसिव वॉइस, और हिट्स ये हो गया एक्टिव वॉइस। बॉल हिट करता है, यहाँ पर बॉल काम कर रहा है तो बॉल हिट्स, हाँ हिट्स एस लगा दिए। हिट्स द स्ट्राइकिंग बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा है विकेट, उसके विकेट को अगर कहते हैं द बैट्समैन इज गिवन आउट, द बैट्समैन उस बैट्समैन को क्या कर जाएगा, इज गिवन आउट। गिवन होता है तो इसका गिवन वर्ब 3rd हो गया। तो इस तरह से हमने आपको कुछ समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो लाइक कमेंट अगर आप देना चाहेंगे, जिससे हम इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें।
और दूसरे वीडियो लाएं, उसके लिए आप कुछ लिखना चाहेंगे तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वाचिंग। ये इससे आपको थोड़ा सा शायद क्लियरिटी नहीं मिला होगा, तो इसलिए हम थोड़ा फिर से दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। बैट्समैन इज आउट, ये भी वर्ब 3 यूज करके बनाया है, आप देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर बैट्समैन कौन सा है, बैट्समैन इज गिवन आउट, ये कौन किया, गिवन आउट मतलब ये अंपायर ने आउट किया है, सो दैट हम बैट्समैन इज गिवन आउट लिखें। बैट्समैन तो खुद आउट होके जाएगा नहीं, उसको तो कोई आउट करेगा, सो दैट बैट्समैन इज गिवन आउट लिखेंगे। और बैट्समैन है तो इसका एक है बैट्समैन, इसलिए इज लगेगा उसका हेल्पिंग वर्ब, आर नहीं लगेगा, और आई एम तो लगेगा नहीं, आई एम तो आई के लिए लगता है। तो इस तरह से ये वीडियो फिनिश हुआ है। थैंक यू वंस अगेन टू यू।